Good evening, student. I am Alok Sharma, science teacher of New St. Stephen Public School, Unit 3rd, Agra. My today's topic is from 12th class biology, first chapter, reproduction in organisms. In this chapter contain lifespan of some organisms, phases of life, types of reproduction, and like asexual reproduction, vegetative propagation, sexual reproduction, reproduction in flowering plants, and unusual phenomena of some flowering plants. So now let's start lifespan. Lifespan is the period from the birth to the natural death of an organism is called its lifespan, and lifespan of an organism may be few minutes to several thousand years. Students, लाइफ स्पान किस कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, सबका हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना लाइफ स्पान होता है। और लाइफ स्पान अगर हम अगर हम एक लाइन में डिफ़ाइन करें तो उसके बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड रहता है उसको हम लाइफ स्पान कहते हैं। नेचुरल डेथ यानी कि जब भी वो अपना जितने भी ईयर्स कंप्लीट करने के बाद में अपने ओल्ड एज के बाद में जब भी वो उसकी डेथ होती है उस पीरियड को बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ तक हम लाइफ स्पान बोलते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे है सबका अपना अपना लाइफ स्पान है। किसी का फ्यू मिनट्स का है, किसी का फ्यू डेज़ का है, किसी का 1000 ईयर्स का है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि जो मे फ्लाई है ये इसका एक दिन का लाइफ स्पान है। बटरफ्लाई का 1 से लेकर 2 वीक तक का है। और जो क्रो है उसका लाइफ स्पान 15 ईयर्स तक का है। रोज़ का जो लाइफ स्पान है 10 ईयर्स तक का है। डॉग का 25 ईयर्स, क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स और एलिफेंट का 75 ईयर्स तक और पैरट 140 ईयर्स, टॉर्टोइस 150 ईयर्स और 100 से 300 ईयर्स का लाइफ स्पान बैनियन ट्रीज़ का है। तो यहाँ पर देखिए कि डिफरेंट ये ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स या एनिमल्स में इंसेक्ट्स हों या फिर ये हॉर्स हों, इन सब का अलग अलग हर ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग लाइफ स्पान है। तो इसमें ये एक टेबल है जिसमें दे रखे हैं कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान। फ्रूट फ्लाई का 1 दिन का, बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक का, जो मैंने बताया था अभी। तो ये दीज आर सम लाइफ स्पान ऑफ सम ऑर्गेनिज्म विच एग्जिस्ट इन आवर अर्थ। देन नेक्स्ट टॉपिक इज फेजेस ऑफ लाइफ। कोई भी ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स जब भी अपने नेचुरल बर्थ से नेचुरल डेथ तक अगर ज़िंदा रहता है तो उसको लाइफ में काफ़ी फेजेस को फेस करना पड़ता है, या बोल सकते हैं कि उसकी लाइफ में ये फेजेस आती हैं। एंड नेचुरल बर्थ से नेचुरल डेथ तक जो फेजेस है उसको मोस्टली हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। देन फर्स्ट फेज इज़ जुवेनाइल फेज, सेकेंड वन इज़ रिप्रोडक्टिव फेज, थर्ड एजिंग और सेंसेंस फेज और डेथ, लास्ट वन है डेथ। तो स्टूडेंट्स इन फेजेस में अलग अलग चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, अलग अलग बिहेवियर होते हैं और अलग अलग फंक्शंस होते हैं इन फेजेस में। जैसे जुवेनाइल फेज़ है, जुवेनाइल फेज़ को हम बोल सकते हैं कि ये वो फेज़ कहलाती है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर नहीं होता रिप्रोडक्शन के लिए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि उसके जो गैमेट्स हैं वो फॉर्म नहीं होते हैं और उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मैच्योर नहीं होता गैमेट्स को फॉर्म करने के लिए। तो तब से लेके बर्थ से लेके ये मोस्टली अगर जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एक बर्थ से लेके और 10 ईयर्स तक का, 10 या 12 ईयर्स तक का जो पीरियड है ह्यूमन बींग्स में, जो चाइल्ड और बेबी की कैटेगरी में आता है, वो बेसिकली यही जुवेनाइल फेजेस होते हैं। लेकिन आफ्टर 12 ईयर्स बॉय और गर्ल्स में चेंजेस आने लग जाती। तो उससे पहले तक का जो पीरियड है अगर हम उसकी बात करें तो वो जुवेनाइल फेज़ की कैटेगरी के अंदर आता है। देन रिप्रोडक्टिव फेज़ और मैच्योरिटी फेज़, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर तो हो जाता है, लेकिन मैच्योर का मतलब ये हो गया कि उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो स्टार्ट कर देते हैं गैमेट फॉर्मेशन के लिए। जैसे मेल्स में अगर हम बात करें तो टेस्टिस आर एबल इन द रिप्रोडक्टिव फेज, टेस्टिस आर एबल टू फॉर्म स्पर्म एंड इन फीमेल्स
ओवरीज आर एबल टू फॉर्म ओवा। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज़ आ जाता है। और ये जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है स्टूडेंट, इस फेज़ के अंदर हम मैच्योर कंडीशन को रख सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देन एजिंग, ये वो फेजेस है कि यहाँ पर हम रिप्रोडक्टिव फेज़ को हम डिसाइड कर सकते हैं कि 13 to 14 ईयर्स के बाद में रिप्रोडक्शन मतलब स्टार्ट हो जाता है। रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है, गैमेट फॉर्मेशन से स्टार्ट हो जाते हैं, और ये फिर टिल जब तक चलता है जब तक कि एक एज नहीं आ जाती जिसको हम ओल्ड एज बोलते हैं। देन उस ओल्ड एज को हम बात करते हैं अगर 50 से पहले तक का, जैसे कि अगर हम बात करें मेनोपॉज है जो, वो 50 ईयर्स का होता है। 50 ईयर्स की जो एज है मोस्टली फीमेल्स के तब तक का होता है। उसके बाद में फीमेल्स वुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस ओवा और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम बात करते हैं कि जुवेनाइल फेज़ में हम बर्थ से लेकर, यानी कि बेबी का बर्थ से लेकर और उसके 10 to 11 ईयर्स या 12 ईयर्स तक की हम कैटेगरी को जुवेनाइल फेज़ बोल सकते हैं। देन आफ्टर 12 ईयर्स हम उसके 50 ईयर्स से पहले तक के पीरियड को हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़। देन आफ्टर 50 ईयर्स एक एजिंग स्टार्ट हो जाती है। देन इस एजिंग में धीरे धीरे बॉडी के जो ऑर्गन है वो धीरे धीरे वर्क अपना स्लो डाउन कर देते हैं, और उससे बॉडी की जो पोटेंशियल है वो भी कम होने लग जाता है। देन आफ्टर एक टाइम आता है जो जब बॉडी के ऑर्गन्स जो है अपना वर्क करना स्टॉप कर देते हैं। देन दैट कंडीशन लीड्स टू डेथ। देन स्टूडेंट, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब कि अगेन फॉर्मेशन, री माने अगेन एंड प्रोडक्शन माने फॉर्मेशन। तो रिप्रोडक्शन जो भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, उनमें दो तरीके का है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो we all are familiar about this terms, asexual reproduction. And in asexual reproduction it is further divided into 5 types: fission, fragmentation, regeneration, budding and vegetative propagation. And fission is further divided into 2 types: binary fission and multiple fission. एंड बडिंग को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सटर्नल और इंटरनल बडिंग इसमें। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो या तो उनको पार्टनर की ज़रूरत नहीं है या फिर वो खुद ही रिप्रोडक्शन करने के काबिल हैं। तो उनमें उन ऑर्गेनिज्म में हम एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन ज़्यादातर देखने को मिलता है, जैसे मोस्टली बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, फंगस हो गई काफ़ी सारी। और ये सारे ऑर्गेनिज्म जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में हैं वो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें जो फिज़न है, फिज़न में भी यही होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाना। तो इसमें बाइनरी और मल्टीपल फिशन, बाइनरी का मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे अमीबा है तो अमीबा बाइनरी फिशन से ही दूसरा अमीबा बन जाता है। मल्टीपल फिशन में हम बात करते हैं कि एक ही ऑर्गेनिम्स काफ़ी सारे ऑर्गेनिम्स को प्रोड्यूस कर देता है, जिसमें कि हम प्लाज्मोडियम बोल सकते हैं। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट, इसमें हम बात कर सकते हैं कि पैरासाइट भी है ये। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम इमोडी, ये 3 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिम्स पाए जाते हैं। ये प्रोटोजोआ की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये जो प्रोटोजोआ है इसमें प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन के थ्रू ये किसी भी होस्ट में मल्टीप्लाई करता है और वहाँ पर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली करके और अपना जो इफ़ेक्ट है वो शो करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यही प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया वगैरह इस तरीके की बीमारी के लिए। तो ये बेसिकली मल्टीप्लाई जो करता है वो मॉस्किटोज़ में करता है। तो ये वहाँ पर अपना मल्टीपल फिशन के थ्रू ही मल्टीप्लाई करके ये होस्ट से हम ह्यूमन बींग्स में पहुँचता है। उसके बाद इस फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगायरा है। जैसे इसमें हम बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो अपना फ्रेगमेंट्स के थ्रू छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है और उसके बाद वही फ्रेगमेंट्स फिर प्रोड्यूस करते हैं अनदर फ्रेगमेंट्स को। उसका तो रीजनरेशन का मतलब कि अगर हम जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्लेनेरिया की, प्लेनेरिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको अगर हम काटते हैं तो ये वहीं से दोबारा रीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है। बडिंग में अगर हम बात करें तो फ्रूटनिंग बॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, जैसे ज़्यादातर फंगस में होता है, वो एक्सटर्नली हाइड्रा और इसमें स्पॉन्जिला में होता है। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये है कि हम किसी भी प्लांट के पार्ट को यूज़ करके हम उसी जैसा प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ सीड। तो
उस टाइप के टेक्निक्स को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू हम कुछ वेजिटेबल्स को भी प्रोड्यूस कराते हैं। जैसे इसमें जिंजर है, तो जिंजर है, और इसमें पोटैटोज़ हैं। तो ये काफ़ी सारे इसमें एग्जांपल्स हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, जैसे रनर, मिंट, राइजोम के विद द हेल्प ऑफ राइजोम हम जिंजर को प्रोड्यूस करते हैं। लीफ से भी हम कुछ पार्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे ब्रायोफाइलम की लीव्स हैं, इनसे नई लीव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। ट्यूबर, पोटैटो के ये छोटे छोटे हैं, इनको ट्यूबर्स बोलते हैं। तो यहाँ से भी ये नया पोटैटो प्रोड्यूस हो सकता है, नए पोटैटो का प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है। इसमें ऑफसेट है, इसमें कोनेरिया है, बुलबिल, अगावा। ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, जिसमें हम प्लांट्स के पार्ट का यूज़ करते हैं, चाहे वो रूट हो, शूट हो, स्टेम हो, लीफ हो। उसके थ्रू हम उसको नया पार्ट प्रोड्यूस करवा देते हैं। दिस टेक्निक इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल अलग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। देन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। फीमेल और मेल गैमीट्स के प्रोड्यूस होने से ही यहाँ पर नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मेल और फीमेल्स होते हैं अलग अलग। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ होते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट जिसमें एग्जांपल है अर्थवर्म। अर्थवर्म में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो ये दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। दीज गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट विच डेवलप इन द फॉर्म ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जब मेल एंड फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तो एक प्रोड्यूस करते हैं नया जाइगोट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब होता है कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, उनमें जो किस किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एनुअल होता है, बाइनियल होता है, परनियल होता है। एनुअल का मतलब हो गया द प्लांट विच कम्प्लीट्स लाइफ साइकिल विद इन 1 ईयर एंड देन डाइज। यानी कि जो 1 साल में अपनी लाइफ वो कंप्लीट साइकिल को प्रोड्यूस मतलब कंप्लीट करता है और 1 साल के बाद डाई हो जाता है, जिसमें पीस है। बाइनियल मतलब द प्लांट विच कम्प्लीट इट्स बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल इन 2 ईयर्स। 2 साल में जो बाइनियल्स होते हैं। और ऐसे परनियल द प्लांट दैट लिव्स फॉर मोर देन 2 ईयर, यानी कि 2 साल से ज़्यादा लिव करने वाले जो प्लांट हैं वो परनियल की कैटेगरी में आते हैं। तो इनमें अलग अलग तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। कुछ प्लांट जो है विदाउट फर्टिलाइजर भी रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, जिसको हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। और कुछ अनयूजुअल फिनोमेनाज भी देखे गए हैं स्टूडेंट्स कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में, जैसे बैम्बू। इसका बायोलॉजिकल नेम है बैम्बूसा टुल्डा। ये प्लांट एक अनयूजुअल फ्लावरिंग प्रोसेस रखता है अपने पास, कि इसमें पूरी इसकी ज़िंदगी में केवल एक ही बार इसके फूल आता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्रोसेस। यानी कि ये कह रहा है कि बैम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। यानी कि एक पूरी ज़िंदगी में, यानी कि 100 ईयर्स की मतलब 100 सालों में एक बार इस पर फूल आता है, और इतनी ट्रेमेंडस अमाउंट में आने के बाद में फिर वो डाई हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने पूरी ज़िंदगी में, यानी कि इस बैम्बू का जो लाइफ स्पान है, अपने पूरे लाइफ स्पान की कैटेगरी के अंदर ये प्लांट एक ही बार अपनी ज़िंदगी में फ्लावरिंग प्रोसेस करता है। नाउ नेक्स्ट प्लांट इज स्ट्रॉबिलेंथस कुंटियाना। इसको हम हिंदी में नीला कुरंजी बोलते हैं, और बेसिकली ये माउंटेन रीजन्स पे भी मिल जाता है। तो इसमें भी एक अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना है, कि इसमें जो फ्लावर आता है वो हर 12 साल के बाद आता है। इसमें फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स। द प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सेप्टेम्बर टू अक्टूबर। यानी कि लास्ट टाइम इसमें जो फ्लावर देखा गया था वो 2006 में देखा गया। उसके बाद यानी कि अब 12 साल बाद ही मतलब कि इसमें फ्लावरिंग प्रोसेस होगी। यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो एक अलग ही अनयूजुअल फिनोमेना रखते हैं। और जैसे बाकी के जो नॉर्मल हमारे जो गार्डनिंग प्लांट्स हैं, उनमें तो हमको पता ही है कि नेचुरल फिनोमेना होता है फ्लावरिंग का जब भी उनका सीज़न आता है। ऐसे ही ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स भी 2 टाइप के होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स भी होते हैं और कंटिन्यूस ब्रीडर भी होते हैं। सीजनल ब्रीडर्स का मतलब है स्टूडेंट्स कि
पूरी साल में कोई पर्टिकुलर कोई मंथ होगा या पर्टिकुलर 1 या 2 ही मंथ होंगे जब वो सेक्सुअली उनके ऑर्गन ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, तो उन्हीं उसी दौरान वो मीटिंग कर सकते हैं और उसी दौरान सिनगेमी हो सकती है, उसी दौरान इम्प्लांटेशन हो सकता है और उसी दौरान रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो बेसिकली नॉन प्राइमेट्स जो एनिमल्स हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे काओ, बफेलोस, कैटल्स जितने भी हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, तो उनको हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। कंटिन्यूस ब्रीडर्स की कैटेगरी में स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, जो प्राइमेट्स हैं बेसिकली वो आ जाते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि ये इनका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है और ये आफ्टर अचीविंग द मैच्योरिटी फेज ऑफ रिप्रोडक्शन देन दे कैन रिप्रोड्यूस इन ईच एंड एवरी मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि वो पूरे साल में किसी भी मंथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इम्प्लांटेशन हो सकता है उनमें और रिप्रोडक्टिव एक्टिव कभी भी होते हैं वो। यानी कि इसमें कंटिन्यूस ब्रीडर की कैटेगरी में दीज एनिमल कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट देयर सेक्सुअल मैच्योरिटी। एग्जांपल हनी बी, क्वीन, जो हनी बी में जो होता है क्यून जो होती है वो, और पोल्ट्री, रैबिट, माइस, कैटल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में भी ये कंटिन्यूस ब्रीडर की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तो उसमें अगर हम बात करें तो चाहे वो सीजनल ब्रीडर्स की फ़ीमेल हों या कंटिन्यूस ब्रीडर की फ़ीमेल्स हों, दोनों फीमेल्स में उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल में चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस की बदौलत ही रिप्रोडक्शन होता है। जैसे उन साइक्लिक चेंजेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीजनल और कंटिन्यूस ब्रीडर्स के एनिमल्स को, ऊस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। मोस्टली ऊस्ट्रस साइकिल्स उन एनिमल्स में पाई जाती है जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल उन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है जो कंटिन्यूस ब्रीडर्स होते हैं। जैसे सीजनल ब्रीडर्स की कैटेगरी में हम आते हैं नॉन प्राइमेट्स में, काउ, शिप, डॉग, टाइगर, ये सारे जो एग्जांपल हैं वो ऊस्ट्रस साइकिल, यानी कि इनकी जो फीमेल्स हैं वो ऊस्ट्रस साइकिल के थ्रू प्रेगनेंसी को अचीव करेंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अचीव करेंगे प्रेगनेंसी को। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब ये होता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले का जो टाइम पीरियड है उसमें क्या क्या होता है। तो सिंपल सी इसमें बात है कि फर्टिलाइजेशन जो भी होगा वो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की वजह से ही होगा स्टूडेंट। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स पहले बनेंगे, उसके बाद ट्रांसफ़र होंगे। तो गैमीटोजेनेसिस, गैमीट्स का मतलब होता है सेक्स सेल और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल इज़ कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप की फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इन ह्यूमन बींग्स। अगर ह्यूमन बींग्स में मेल्स में अगर गैमेटोजेनेसिस है तो उसको नाम देंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल्स में अगर हम बात करें तो वहाँ पर oogenesis, तो वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ये गैमेटोजेनेसिस के अंदर आता है। जब ये गैमेट बन जाते हैं और ये स्पर्म्स बन जाते हैं फीमेल्स में और ओवा बन जाते हैं फीमेल्स में, देन इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली स्पर्म ट्रांसफ़र होते हैं, मेल गैमेट है ट्रांसफ़र होता है फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, ओवा तक पहुंचता है तो गैमेट ट्रांसफ़र हो जाता है उससे। एंड देन आफ्टर गैमेट ट्रांसफ़र सिनगेमी वाली प्रोसेस आती है जहाँ पर दोनों फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट फॉर्म करते हैं, देन वो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस में अटैच हो जाते हैं। तो मैंने बताया कि जो गैमेटोजेनेसिस है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो होमोगैमेट्स यानी आइसोगैमेट्स भी बोल सकते हो, हेट्रोगैमेट्स। तो होमोगैमेट्स का मतलब होता है कि द 2 गैमेट्स सिमिलर अपीयरेंस कैन नॉट कैटेगराइज इनटू मेल एंड फीमेल। जैसे हम यहाँ पर मेल स्पर्म को और फीमेल ओवा को कैटेगराइज कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो मेल स्पर्म है वो हेड, टेल और मिडिल पार्ट कंसिस्ट करता है और ओवा जो है स्पेरिकल पार्ट कंसिस्ट करता है जिसमें जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा ये सारी लेयर्स कंसिस्ट करता है उसमें। तो इनको हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन कुछ गैमीट्स, कुछ सेक्स सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते, तो वो कैटेगरी आती है आइसोगैमीट्स के अंदर। इसमें क्लेडोफोरा एग्जांपल है। ये इसके जो गैमीट्स हैं इसको आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि वेयर इज़ द मेल गैमीट्स एंड वेयर इज़ द फीमेल गैमीट्स।
हेट्रोगेमिट्स के अंदर आता है कि जो दो मॉर्फोलॉजिकली एकदम अलग अलग हैं। जैसे कि हमने बताया कि जो एक एरो शेप में अगर हम बात करें तो स्पर्म का शेप रहेगा और स्फेरिकल शेप ओवा का रहेगा, तो मॉर्फोलॉजिकली ये डिसिमिलर है। और अपने फंक्शंस के फंक्शनली भी वो काफ़ी सारे डिसिमिलरिटीज़ हैं इनके अंदर। तो फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड एग और ओवम, एग्जाम्पल फ्यूकस और ह्यूमन बींग्स। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, बेसिकली मैंने बताया कि सेक्सुअलिटी के लिए काफ़ी सारे बायोलॉजिकल टर्म्स होते हैं और उन टर्म्स को हम अलग अलग बायोलॉजिकल नेम देते हैं। जैसे होमोथैलिक है, होमोथैलिक को मोनोशियस बोलते हैं और ये मोनोशियस टर्म यूज़ किया जाता है बाइसेक्सुअल के लिए, यानी कि बेसिकली दोज ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट इज कॉल्ड होमोथैलिक और बाइसेक्सुअल। हेट्रोथैलिक यानी कि यूनिसेक्सुअल, यहाँ पर होमो और हेट्रो, होमो का मतलब सेम होता है और हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है। लेकिन मोनोशियस और डाइशियस में कन्फ्यूज़न होता है कि वहाँ मोनो लिखा हुआ है तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमने मोनोशियस को बाइसेक्सुअल की कैटेगरी के लिए पॉइंट आउट किया हुआ है और यहाँ पर डाइशियस यूनिसेक्सुअल कैटेगरी के लिए किया हुआ है प्लांट में। इसमें स्टेमिनेट यानी कि यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर बियरिंग स्टेमन्स, स्टेमन्स अगर हम बात करें तो मेल पार्ट बोलते हैं फ्लावर का, और जिसके अंदर हम एंथर और फिलामेंट को रखते हैं। एंड एंथर कंटेन मेल गैमेट कॉल्ड माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन। पिस्टुलेट यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर बियरिंग प्लांट, ये पिस्टुलेट ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का और इसके अंदर स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी आता है। Monoecious, both male and female flowers may be present in the same individual, like coconut, cucurbits. Dioecious की कैटेगरी के अंदर आता है हमारा पपाया और डेट पाम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके जो शो कर रहे हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे अर्थवॉर्म है, इसमें क्लाइटेलम होता है जो कि ये अलग अलग सेपरेट करता है और इसके बाद में काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं और हर सेगमेंट के कोई ना कोई नंबर है और उन नंबर्स पे कहीं मेल पार्ट है, वहाँ फीमेल पार्ट है। ऐसे ही ये यहाँ पर काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग फॉर्मेशन है और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है। So student, this is all about your reproduction in organism and what kinds of terminologies used in reproduction and what the process present in the reproduction. It includes the lifespan, various types of lifespan and various type of reproductive events. Thank you.